हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप सभी की। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल बना रहे हो बढ़िया तरीके से। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था करंट के बारे में, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, एवरेज करंट हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि मैंने लास्ट जहां पे लेक्चर खत्म किया था वो था R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहां पे हमने लेक्चर को एंड किया था। ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो आज हम आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम डाल लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। हेडिंग डालो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लेंथ होती है बच्चों। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी एरिया को परपेंडिकुलर काटने से आपको क्या मिलता है। एग्जांपल के लिए बात करता हूं मैं, अगर मैं इस मार्कर को परपेंडिकुलरली कट करूं तो मुझे एक क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है ना इसकी, सिलेंड्रिकल मार्कर है। जैसे ये कैप है, अगर मैं इस कैप को काटता हूं तो मुझे एक रिंग मिलेगा। समझ में आ गया। हम लोग आइसक्रीम को कट करते हैं, खीरे को कट करते हैं, खीरा तो सभी ने काटा होगा ना, ठीक है। कुकुम्बर लिया, कुकुम्बर को ऐसे काटो सैलेड की फॉर्म में, तो कैसा बनता है वो, सर्कुलर पाथ, ठीक है। आपको एक सर्कुलर ट्रैक मिलता है उसके अंदर। क्लियर हो गया। क्रॉस सेक्शन मतलब समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। ओके, इन दोनों को कंबाइन करते हैं जब हम, L बाई ए हो जाएगा। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब आप इसको ओपन करते हो प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट मिलता है रो। नाम लिख लो, L का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं तुम्हें। और इसका दूसरा नाम, ये नाम तो है सिंबल का रो, रेजिस्टिविटी। कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी। और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास में देखा मैंने बच्चों को न्यूमेरिकल क्यों नहीं होते। रीजन क्या उसका, क्योंकि उन्हें इनके नाम ही नहीं पता होते। आप मानोगे इस बात को, मतलब फॉर्मूला करा दिया बच्चे को, ठीक है। तो जब मान लो क्वेश्चन की बारी आती है, मैं जैसे स्टेटमेंट बोलता हूं तो बच्चे लिखते हैं, तो उन्हें ना ये रिकॉग्नाइज नहीं करना आता कि ये क्या दे रखा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि वो ढंग से इनके नाम याद नहीं रखता, दूसरा इनकी यूनिट याद नहीं रखता। लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो मीटर में चेंज करना है, ग्राम दिया है मास को तो किलोग्राम में चेंज करना है। तो ये सारी चीजें बच्चों को करनी चाहिए। समझ में आ गया। फिर कहते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा। अब देखो, सब्जेक्टिव में तो चलो चल गया, उसने सॉल्व कर दिया। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, मैच ही नहीं करेगा। अगर सेंटीमीटर में दे रखा आपको, आपने मीटर में चेंज नहीं किया, ऑप्शंस के अंदर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका आंसर कैसे मैच करेगा, आप सोच के देखो एक बार। तो इसीलिए इन सब का डेटा आपको तरीके से पता होना चाहिए, इनके यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में काम करना है हमारे को। समझ में आ गया। ओके, तो इनके नाम याद रखना। अब इसके यूनिट निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो भी समझते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी भी कंडक्टर की, या किसी भी मेटल की, किसी भी एलॉय की, किसी भी चीज की, एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें से आप करंट पास करते हो, जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो उसका फिक्स है। समझ में आ गया। समझने के तौर पे मैं समझाता हूं तुम्हें। एक बार हम इसको यूनिट ले लेते हैं। इसके यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होते हैं,
ओम मीटर। ऐसा यूनिट ओम मीटर होते हैं। कैसे बनाते हैं यूनिट, ये भी देखो। एरिया को यहां ले जाओ, रो क्या हो गया, आर ए बटा एल हो गया। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं। एरिया की यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। लेंथ के होते हैं मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर आपका यूनिट आ गया। जिसके भी यूनिट निकालने हो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। समझ में आ गया। बट इसके लिए यूनिट याद भी होने चाहिए ना। तो जब भी मैं कराता हूं इसके अंदर, या जब भी आप करते हो पढ़ते हो बुक में से, तो ऐसा यूनिट जरूर याद रखना, क्योंकि डायमेंशन के क्वेश्चन इससे निकलते हैं 11th के। समझ में आ गया। कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें अगर डायमेंशन आ जाए रेजिस्टिविटी का कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन ओम मीटर का निकालो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। क्लियर है। पता लगेगा ना कितनी 11वीं पढ़ते हो आप, क्या क्या कर रखा है आपने, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके आगे चलते हैं बच्चों। अब रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए डिवाइड बाई एल। एरिया की वैल्यू ले लो 1 मीटर स्क्वायर, चलो ले लेते हैं बच्चों, ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया 1 1। और लेंथ ले लो 1 मीटर, लेंथ ले लो 1 मीटर। तो यहां से ऐसे बना दो इसको, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये क्यूब बन गया एक। ठीक है, अब ये देखो एक मीटर का एक बक्सा बना दिया। मान लो ये कॉपर का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है। ऐसे टेबल होती है एनसीईआरटी में, आपने 10th में देखा भी होगा ना। एनसीईआरटी में अगर आपने 10th की एनसीईआरटी में अगर टेबल ध्यान दियो, तो टेबल में लिखा होता है रेजिस्टिविटी किस किस का, सिल्वर का इतना है, गोल्ड का इतना है। समझ में आ गया। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ऐसे हर एक का मटेरियल लेते हैं, इसके अंदर से करंट पास कर देते हैं। करंट पास करने के बाद आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टिविटी होगी। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे एरिया की वैल्यू 1 मीटर पुट कर दूं, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ होगी 1 मीटर, तो आंसर क्या आ गया, रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो रो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, रेजिस्टेंस की इक्वल आएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कैसे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो फिक्स रहेगी, डायमेंशनली इंडिपेंडेंट होती है। मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ मर्जी बढ़ा लो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, बट रेजिस्टेंस चेंज होती है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या होते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये फैक्टर्स होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए भी होता है, अभी आपने देखा, अभी पढ़ा आपने। इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, 1 इक्वल्स टू 2। तो यहां पे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। क्लियर हो गया। एल बाई ए से एल बाई ए कट गया दोनों तरफ, जो बच गया वो रेजिस्टिविटी आ गई, रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स आ गए। लिख लो, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां कहीं लेंथ है नहीं है, कहीं एरिया है नहीं है। एरिया और लेंथ का मतलब डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं है। समझ में आया है क्या, यहां पे रिलैक्सेशन टाइम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पे टाउ के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना। अब ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से अब गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, इधर उधर भागते हैं अगर लाइट चली जाए तो यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाचने लगेगा, रिलैक्स कम हो जाएगा। समझ में आ गया। रिलैक्स नहीं रहेगा तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कब, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाया, रिलैक्स कम हो गया, ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, करंट कम हो जाएगा। समझ में आ गया, करंट कम हो जाएगा, जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में खर्च हो जाएगी। क्लियर हो गया, नोट कर लो ये सब, समझ में आ गया। चलें आगे, ओके।
नेक्स्ट है बच्चों, इसके अंदर कुछ छोटी मोटी और टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे करंट डेंसिटी क्या होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है करंट डेंसिटी। हेडिंग डाल लो करंट डेंसिटी। जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला, पहली डेफिनेशन, करंट पर यूनिट एरिया। तो जे की वैल्यू क्या होती है, आई बाई ए। ये वायर है, ठीक है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से करंट जा रहा है। करंट जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, जब वायर आपकी कैसी है, सीधी। अगर वायर को बेंड कर दिया, जैसे मान लो ये ऐसे बेंड कर दिया, हम करते हैं ना ऐसा, जैसे घर में कोई तार है एक्स्ट्रा है, या बोर्ड में जो तार आपने कभी देखा हो बिजली वाले को करते हुए, तो तार ना इकट्ठी कर देता है वो, अगर फालतू हो तो गोल मटोल करके उसका झुंड सा बना के उसके अंदर डाल के नट टाइट कर देगा। ऐसा करते देखा है ना, तो वायर बेंड होती है ना, वायर बेंड होती है। अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, अगर वायर वायर मान लो बेंड हो गई, तो करंट तो सीधा निकल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता, सीधा नहीं निकलता, ठीक है। वायर बेंड होने के बाद क्या होता है, ये मान लो वायर थी ऐसे, तो करंट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री के ऊपर। तो यहां से ये क्या करेगा, इसका क्रॉस सेक्शन ये अपने एरिया वेक्टर को डिवाइड कर देगा इस तरह से। समझ में आ गया। मान लो ये ऐसे था, तो इसको परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो ये थीटा एंगल पे मान लो ए एरिया है, तो ये क्या करेगा, ए कॉस थीटा बना देगा। समझ में आ गया। अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर देता है, कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है। समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे, करंट को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर करने के लिए कंपोनेंट बनाता है, तो हम क्या लिखेंगे, आई बाई ए कॉस थीटा बना देता है। समझ में आ गया। वायर बेंड हो तो क्या होगा, ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको यहां ले आओ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे ए कॉस थीटा। समझ में आ गया, जे ए कॉस थीटा। वाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज करंट इज इक्वल टू जे डॉट ए। करंट एक डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, किसके, करंट डेंसिटी के ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। समझ में आ गया। जैसे वर्क डन होता है एफ डॉट एस, तो क्या है वो, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बात। नोट कर लो इसको, आई बाई ए और ये होता है, ठीक है। ओके, अब करेंगे इसमें अगला टॉपिक, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, 1 मिनट लगाओ, पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे पता क्या करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या होता है, ठीक है, सिग्मा क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, पहले कुछ टर्म्स कर लेते हैं, एक दो छोटी छोटी, केमिस्ट्री में आपने की हुई है, ठीक है, मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी, क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए हो आप। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 1 बाई एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो क्या बन गया, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, सेकंड, देखो इसको करने के लिए ये टर्म पता होनी चाहिए, हम यूज करेंगे। अब मैंने कंडक्टिविटी बताया, तो एक टर्म हो रहा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G बोलते हैं इसको। तो G इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इनके यूनिट भी पढ़ लेते हैं। अब इसके यूनिट तुम्हें पता है क्या होता है, ओम मीटर होता है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आ गया, इसके क्या होंगे, ओम इनवर्स। ठीक है भाई, जो यूनिट है उसको इनवर्स लिख दो। अच्छा, तो दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसका फॉर्मूला जी का 1/ml/ne² एटा होता है, ये ऊपर आ जाएगा ne² एटा बाई में ml। यूज होता है समटाइम्स न्यूमेरिकल्स के अंदर, है ना, तो कंफ्यूजन रहता है उस टाइम, बच्चे को ध्यान नहीं रहता ये क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इसको याद रखना। रेजिस्टेंस निकाल के फ्लिप कर देना, रेजिस्टिविटी निकाल के फ्लिप कर देना, क्या आएगा, कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया, इसको नोट करो। अभी ये टॉपिक करेंगे, अभी करा नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे, फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान चैप्टर है ना, मजेदार है ना, बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। अब टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, हमें एक फॉर्मूला पता था, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू NEAVD होती है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है, एज वी नो। ठीक है, पिछले वीडियो में करवाया था मैंने रिलेशन, NEAVD होता है। ठीक है, VD की वैल्यू क्या करवाई थी, EE/τ/m। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, तो क्या होगा बच्चों, I इक्वल्स टू NEA, VD की वैल्यू क्या हो गई, EE/τ/m। अब देखो, ये जो A है ना, A को नीचे ले आओ, क्यों, J चाहिए, J क्या होता है, I/A, नीचे ले आओ इसको, I/A NE² और E/τ/m। I/A क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी, अभी कराया मैंने 2 मिनट पहले, लिख देता हूं मैं I/A, यूज करो इसको। अब J इज इक्वल टू क्या बन गया, NE² τ/m इंटू E। समझ में आ गया। अभी अगर आपने ये नोट किया था, इससे पीछे वाली चीज जो मैंने 2 टर्म्स बताई थी, जरा पेज पलटना उसका, यहां पे इसका मतलब क्या था, देखो देखो, मैं लिखता हूं, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/m/NE² τ, तो NE² τ/m सिग्मा। अभी कराया, जस्ट पलट के देखो पेज को, तो J की वैल्यू सिग्मा इंटू E। 3 नंबर का काम हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, पूछा गया है कई बार। क्लियर है, इंपॉर्टेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, V इज टू IR लिखाते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं रहता, कंफ्यूजन हो जाता है ना, माइक्रोस्कोप उन्होंने सिर्फ ये दिखता है ओम्स लॉ, तो 10th से पढ़ते आ रहे हो ओम्स लॉ, V इज टू IR। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहना आपको। क्लियर है, समझ में आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं बच्चों। ओके, ठीक है, चलिए आगे। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा, इसके बारे में और देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों, इसका एक फॉर्मूला रहता है अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 T2 माइनस T1। अब इनकी टर्म्स के नाम, अल्फा तो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, RT का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस।
कोई भी टेम्परेचर, वहां पे रेजिस्टेंस। आर नोट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस पॉइंट लिखा होगा यहां पे या 0 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो उसको बोलते हैं। तो T2 क्या है यहां पे? T2 फाइनल टेम्परेचर, या इंक्रीज कर दिया या जो भी कर दिया, पहले जो था टेम्परेचर उसके बाद जो बदलाव हुआ, फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है बच्चों? इनिशियल टेम्परेचर। समझ में आ गया? T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर हो गया यहां तक? इसको नोट करो पहले फॉर्मूला को, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इक्वेशन भी बनती है, वो भी आपको याद रखनी है, वो भी बताता हूं, पहले इसको नोट करो। क्लियर हो गया? चलिए आगे, इक्वेशन यही बना देता हूं, मिटाने की जरूरत ही नहीं है। अब एक काम करो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा? आर नॉट इंटू, इसको डेल्टा टी लिख लेता हूं मैं, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी। ओके, आर नॉट को यहां ले जाओ तो आर टी की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा आर नॉट डेल्टा टी माइनस का प्लस हो जाएगा आर नॉट। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? आर नॉट। आर नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये इक्वेशन काम आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत। ठीक है, पीवाई यूज करोगे ना जब इसके, तो आप देखना उन क्वेश्चंस के अंदर ये इक्वेशन बहुत यूज की हुई है। अल्फा के डायमेंशन क्या होते हैं बनाओगे आप, मैं इसके यूनिट बता देता हूं। देखो यूनिट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस जाएगा, क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस, यूनिट कैंसिल हो गए, बचे क्या यहां पे? 1 बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं? डिग्री सेल्सियस, केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स यूनिट हो गए अल्फा के, या केल्विन इनवर्स। क्लियर हो गया? ये इसके यूनिट निकालने का तरीका होती है। समझ में आ गया? आसान है। ओके, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आगे। ठीक है, एक बार मैं टॉपिक कवर कर रहा हूं पूरे, अगले वीडियो में टॉपिक करूंगा सारे, फिर बाद में एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके सबके ना, वीडियोस बनाऊंगे उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक फॉर्मूले अच्छे से याद करो, टॉपिक अच्छे से पढ़ो, इसको लिख लिख के देखो बार बार, डेरिवेशंस को, जो नहीं समझ में आ रहा बैक जाओ। ठीक है, फिर भी नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट करो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।